नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़े हुए हैं, जो स्पर्श से जुड़े हुए हैं, जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन से जुड़े हुए हैं और जो ईसीएचएस से जुड़े हुए हैं। तो इन सारे सवालों का, इन सारे आपके शंकाओं को दूर करने के लिए इस वीडियो में आया हूं दोस्तों मैं। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके कोई भी सवाल, कोई भी ऐसे क्वेरीज जब मेरे वीडियोज में आते हैं कॉमेंट के तहत, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि 99% मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना जो है उसी सवाल में, उसी कमेंट में आपको जवाब दे दूं और मैं देता हूं। आप कमेंट, सारे कमेंट्स खोल के देख सकते हैं। तो मैं कोशिश ये रहती है कि वहीं आपको जवाब दे दूं और देता हूं। लेकिन उनमें से कुछ सवाल इतने वाजिब और इतने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो कि आप सबको, सारे मेरे व्यूअर्स को उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी होती है, उनके उन जवाबों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। मैं लगभग सवालों को जो है अपनी तरफ से ही उनका आंसर दे देता हूं, उनका जवाब वहीं दे देता हूं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मेरे से भी परे होते हैं। तो मैं उनके लिए, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे साथ जो सर्विस किए हुए हैं वो दोस्त हैं, उनसे बात करता हूं, या जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, मैं खुद भी रिकॉर्ड ऑफिस से ही आज से 3-4 महीने पहले रिटायर हुआ हूं, तो अभी भी मेरे जो लिंक्स हैं, जो सोर्स हैं, उनके साथ बात करता हूं। और साथ ही साथ जो आर्मी हेडक्वार्टर में भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ अभी भी मेरे टर्म्स हैं, तो उनसे भी बात करता हूं। और साथ ही साथ जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको भी मुझे ऑनलाइन या कहीं से ऐसे मैनेज करके पढ़ाई करना होता है, तब जाकर के उन सवालों के मैं आपको जवाब दे पाता हूं। तो कमेंट्स में तो जवाब मैं दे देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो वाजिब सवाल हैं, जिनके बारे में जानकारी सबको होना जरूरी है, उन सवालों का जवाब मैं जो है आप सबके पास लेके आया हूं। साथ ही आपको वो कमेंट्स भी दिखाऊंगा और आपको उनके जवाब बताऊंगा। सबसे पहला कमेंट आप देखिए दोस्तों। सर, मैं 2003 में वीआरएस लिया है तो ओआरओपी मिलेगा? यह सवाल है तुकाराम पाटिल जी का। तुकाराम पाटिल जी, आपने 2003 में वीआरएस लिया है, यानी कि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, आपको उसका जो है ओआरओपी का फायदा मिलेगा। लेकिन जो 2015 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है, उस लेटर के बाद जितने लोग प्रीमेच्योर आए हैं उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लेटर के पैराग्राफ नंबर 4 में, जैसे आप लेटर देख पा रहे हैं यहां पर, उस पैराग्राफ नंबर 4 में क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों कि हैंसफोर्थ, यानी कि इसके बाद, यानी कि उस लेटर के जारी होने के बाद जितने लोग प्रीमेच्योर आए हैं उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। बाकी उनसे पुराने जितने भी लोग हैं, जैसे कि आप 2003 में आए थे, आपको मिलेगा। दूसरा सवाल, सर 18 इयर्स के कम एज के डिपेंडेंट्स का भी अपलोड करना पड़ेगा? यह है ईसीएचएस से जुड़ा हुआ सवाल जो कि रमेश कुमार जी ने पूछा है। उनको मैं बता दूं, 18 साल से नीचे वाले डिपेंडेंट्स या बच्चों का आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कोई वैलिडेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वालों का ही जरूरत है। तीसरा सवाल, पीसीडीए में वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत है, सही हो सकती है क्या? बताएं सर। दोस्तों, ये सवाल है ओम प्रकाश सिंह जी का। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इस सवाल का मैं जवाब दूंगा दोस्तों। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ अगर आपका डिस्चार्ज बुक में सही है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में सही है, सिर्फ पीसीडीए के वेबसाइट पे गलत दिखा रहा है, तो उसको आप नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप एक लेटर भेज दीजिए, या तो सीपी ग्राम्स में भी आप एक ग्रीवेंस डाल दीजिए, आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी गलत है और प्रॉपर प्रोसीजर से अगर आप उनको सही कराना है, तो इस चैनल में डेट ऑफ बर्थ सही करने का प्रोसीजर के साथ एक वीडियो बना हुआ है, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख करके आप सही करा सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4, साहब प्लीज लेट मी नो दिस एवरेज इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रिटायरीज टिल डेट और फॉर पार्टिकुलर पीरियड ऑफ रिटायरमेंट पर्संस? दोस्तों, ये सवाल है नेक मोहम्मद जी का, जो कि बहुत वाजिब सवाल है। नेक मोहम्मद जी ये पूछते हैं कि ये ओआरओपी से रिलेटेड सवाल है। वो पूछते हैं कि जो एवरेज निकाला जा रहा है वो किन को लागू है? सभी जो अभी भी पेंशन आए उनको भी लागू है, या कोई एक पर्टिकुलर पीरियड है? तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि ओआरओपी 2 जो है वो 30 जून 2019 तक जितने पेंशन आए उनके ऊपर लागू है। उसके बाद जो आए उनको लागू नहीं, उनको ओआरओपी 3 लागू होगा। तो उससे पुराने, यानी कि 30 जून 2019 या उससे पुराने जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये एवरेज वाला टेबल जो है लागू है दोस्तों। अगला सवाल, भाई साहब रिजर्विस्ट सैनिकों को ओआरओपी कब तक मिलेगा? दोस्तों, ये सवाल है गोपाल बिष्ट का। जैसे आप देख पा रहे हैं,
गोपाल विश्व जी, मैं आपको बता दूं कि रिजर्विस्ट सैनिकों को ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सर्कुलर, पिछला सर्कुलर 555 था जो पीसीडीए ने जारी किया था, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स को ये जो है ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो विदेशी पेंशनर्स हैं, यानी कि पुराने जमाने में भारतीय सेना में थे लेकिन रिटायर होकर के अभी वो जो देश का बंटवारा भी हो गया या और भी देश के रहे होंगे, वो जो उन देशों में है जैसे वर्मा हो गया, यूके हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनको नहीं मिलेगा। और तीसरा, पेंशन रिसीप्ट और पेंशनर्स इन रिसीप्ट ऑफ एक्स ग्रासिया पेमेंट, यानी कि जिन भी पेंशनर्स को एक्स ग्रासिया का पेमेंट मिला हुआ है उनको ये ओआरओपी 2 नहीं मिलेगा या ओआरओपी नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों, अगला सवाल है, सर आई वाज रिटायर्ड फ्रॉम इंजीनियर्स इन 31 दिसंबर 2001 एंड री एम्प्लॉयड इन एमईएस एज जेई, leave encasement taken in army to 90 days. Now I am retired from MES as AE. I am allowed only 10 days encasement. Is it correct? यानी कि इनका कहने का मतलब है कि वो जो है 290 दिन, जब आर्मी में थे तो 290 दिन का एनकेसमेंट वो ले चुके थे। उसके बाद जब री एम्प्लॉयड हो गए MES में या कोई डीएससी में भी जाते हैं, तो क्या उसके बाद मुझे सिर्फ 10 दिन का ही एनकेसमेंट का मुझे पैसा मिला, तो क्या ये सही है? बिल्कुल दोस्तों, आपको सारे पहला वाला और दूसरा वाला दोनों एम्प्लॉयमेंट मिला करके आपको 300 दिन लागू है। तो अगर वहां आप 290 दिन लिया है तो आपको 10 दिन ही अगले दूसरे सेकंड एम्प्लॉयमेंट से मिल पाएगा, या तो फिर पिछले एम्प्लॉयमेंट से, अगर जैसे आर्मी से जब रिटायर हुए आपने अगर मान लीजिए 100 दिन ही लिया था, तो आगे अगला डीएससी में या एमईएस में जहां भी है आप, वहां से आप 200 दिन ले सकते थे। यानी कि आपका जो टोटल एनकेसमेंट है वो 300 दिन टोटल मिला के, दोनों सर्विसेज मिला करके है, और साथ में एलटीसी 60 डेज भी है जो भी दोनों को मिला करके है। अगर एलटीसी आपने पहले 60 डेज ले लिया तो नहीं ले पाएंगे, जितना कम लिया उतना आप जो है अगले एम्प्लॉयमेंट में ले सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, सर मैं 2001 में पेंशन आया था, ऑनरेरी नायब सूबेदार की मेरी पेंशन 21,653 है, क्या ये सही है? ये सवाल है वीरेंद्र सिंह जी का। दोस्तों ये जो सवाल है, इनका कहना है कि 21,653 रुपए उनको मिला था, अभी मिल रहा है ऑनरेरी नायब सूबेदार के तौर पे, क्या ये सही है? दोस्तों ये जो पेंशनर है 2001 में पेंशन आए थे, जब भी पेंशनर पेंशन आते हैं तो उनका जो पेंशन होता है बेसिक पे और उस समय में लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करता था। तो लेंथ ऑफ सर्विस उस समय में उनका कितना था, उनका बेसिक पे कितना था, उन चीजों पे डिपेंड करेगा। इसलिए 2001 में कितना पेंशन वो लेके आए और उसके हिसाब से आज के डेट में उनका पेंशन सही है गलत है ये बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपको कम मिल रहा है, आपके साथ वालों के हिसाब से आपको अगर कम मिल रहा है, आपके लेंथ वाले सर्विस के हिसाब से आपको अगर कम मिल रहा है, तो ओआरओपी 2 में जब टेबल निकलेगा तो उसमें जब एवरेज होगा, उस एवरेज से अगर नीचे रह गए आप तो आपको एवरेज तक लाया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एवरेज से ऊपर रह गए तो आपका कोई तब्दीली नहीं होगा। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, मैसेज शो कर रहा है स्पर्श पीपीओ विल बी अवेलेबल सून, क्या करें? दोस्तों जिनका भी माइग्रेशन प्रोग्रेस में है, यानी कि माइग्रेशन शुरू तो हो गया लेकिन आधा अधूरा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उनका यही शो करेगा, बाकी चीजें डिटेल्स दिखाई देंगी, लेकिन स्पर्श पीपीओ नंबर के आगे विल बी अवेलेबल सून दिखाई देगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ दिन वेट करें। अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर आ जाता है तो उसी हिसाब से यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप आगे की कार्रवाई करके लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट जरूर करें। और नवंबर के फर्स्ट वीक तक भी आपको अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिलता, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलता, तो बैंक में चले जाइए, बैंक में आपने आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट जरूर करवाना है। दोस्तों अगला सवाल, सर माय डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इज February लास्ट, सबमिटेड इन February 2022, नाउ व्हेन आई हैव टू सबमिट थ्रू DPDO प्लीज कंफर्म। SL सूरी जी का है ये सवाल। दोस्तों ये जो सवाल है, इनका कहना है कि फरवरी 2022 में पिछली बार उन्होंने जो है सबमिट कर दिया लाइफ सर्टिफिकेट, तो क्या अभी मुझे कब करना है, कब मैंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है? दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। आप सबको पता होगा, कई लोगों को अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी लाइफ सर्टिफिकेट लोगों ने जमा किए हैं। इसका मतलब उन्होंने पिछले साल उसी हिसाब से जमा किए थे। तो इन पेंशनर को मैं बताना चाहता हूं, अगर फरवरी में जमा किया तो अगले साल फरवरी तक का आपका जो है ड्यू डेट है। और आप जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप जब उसके अंदर जाकर के स्पर्श के अंदर देखेंगे तो आपको अगला ड्यू डेट भी वहां दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सवाल जो वाजिब सवाल थे और सबको जानना जरूरी था। मेरे हिसाब से सबको जानकारी में लाना जरूरी था, इसलिए इन सवालों और इन सवालों के जवाबों को लेके इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।